मैं आपकी जो ओपनिंग थी आज की स्ट्रीम की, थैंक यू मोमो, आपने अगेन एज ऑलवेज उसको बड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट किया। दिस इज रिगार्डिंग सैम पार्नियाज वर्क, जो कि उनकी स्टडी के मुताबिक ये इम्प्रेशन जाने लगता है आम लोगों को कि एज इफ के कोई कॉन्शियसनेस जो है वो डेथ को सरवाइव कर जाती है। तो आपने बड़ा क्लियरली ये इलस्ट्रेट किया कि ऐसा कुछ है नहीं है। फिर अपनी अदना कैपेसिटी के अंदर जो उनकी लिमिटेशंस हैं उनके स्टडी डिजाइन की, उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। और उससे पहले ऑन एन इंटरेस्टिंग साइड नोट टू द एंटायर डिस्कशन, ये जो पेशेंट्स हैं जिनके साथ जो उनकी स्टडी कोहॉर्ट का हिस्सा हैं, वो कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स हैं। जैसे आपने बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उस दौरान सीपीआर के दौरान उनकी जो वापस आई यानी कार्डियक एक्टिविटी रिस्टोर हुई, और उस दौरान रिपोर्टेडली वो कुछ एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है, अभी हम बीच में उनकी स्टडी के डिजाइन को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस कॉन्शियस रूह जिसे आप कह लें या सेल्फ के परसेप्शन और एक्सपीरियंस में दिल का काम कोई नहीं है, क्योंकि उसका तो कार्डियक अरेस्ट हुआ था। पहले तो यहां से शुरू करें। दिल, ये तो चले बात हुई ना। तो वो जो गामदी साहब भी अपनी बयानात में बयान करते हैं कि उसका क्या करेंगे फी सुदूरी हिम, कि वो दिल जो सीनों में है तो कुछ ना कुछ तो सीनों में वाल दिल से आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ डिस्कवर होगा। ये गामदी साहब की पोजीशन है कि शऊर का मंबा अल्टीमेटली दिल ही है। इस लेट दिस बी वेरी क्लियर, ये गामदी साहब की स्टेटेड पोजीशन है कि इसका क्या करेंगे कि ये आंखें नहीं है बल्कि ये दिल हैं जो अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है, क्योंकि बड़ा क्लियरली वो कहता है फी सुदूरिहिम। कुरान जो है वो बड़ा क्लियर है, वो कोई मेटाफोरिकल किसी दिल को की तरफ रेफरेंस नहीं हो रहा, वो एक्चुअल उस दिल की तरफ रेफर कर रहा है जो कि सीनों में है। वो तो बंद है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट ही के तो पेशेंट्स क्या कहते हैं आपके सामने असेस हो रहे हैं। तो चले, जो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसकी जो भी सोर्स है, कम से कम दिल तो नहीं है, ठीक है, उनको वो तो बंद पड़ा है उस दौरान। ठीक है, पहली बात तो यहां से शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा है कि फौरन आप अगर मतलब शॉर्ट रखते हैं तो हम मुद्दे पर आते हैं फौरन। अगर आप जो सैम पार्निया की जो स्टडी है अवेयर 2, उसको ले आए, मैंने बस उसमें की एब्स्ट्रैक्ट में दो चीजें दिखानी है और फिर उन पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। हाँ जी, इसको जरा आप जूम इन कर जूम ले जरा। कर। जी, आपने भी हाईलाइट किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जिस तरीके से जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बात होती है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में, उसमें जो पेशेंट्स को ये गुमान गुजरने लगता है कि एज इफ वो अपनी बॉडी से बाहर निकल गए हैं और एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं डॉक्टर को भी और अपनी बॉडी को भी और क्लिनिकल टीम को भी। तो उनका टेस्ट करने के लिए, उनके क्लेम्स को टेस्ट करने के लिए कि ये उनकी दिमाग की इख्तरा है या कि वाकई कोई डिसएम्बॉडीड एंटिटी जो है वो ऑब्जर्व करती है, तो आपको पता है कि उसका स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट होता है कि वो कहीं दूसरी जगह पर कोई चीज, कोई विजुअल इमेज वगैरह रखते हैं कि अगर ऐसी चीज जो कि उनकी आंखों से छुपी होगी या कहीं ऊपर रखी होगी तो क्या वो उसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। आपने भी बड़ा क्लियरली अपनी प्रेजेंटेशन में बयान किया कि नोबडी वाज एबल टू आइडेंटिफाई द विजुअल इमेज, नोबडी, यानी जीरो। नोबडी का मतलब होता है जीरो, ठीक है जी। तो लेट दिस बी वेरी क्लियर कि जी जीरो पीपल वर एबल टू आइडेंटिफाई द विजुअल इमेज। फिर ये जो जुमला है इस पर उनका सारा आर्ग्यूमेंट थ्रू आउट द पेपर भी रेस्ट कर रहा है इस जुमले के ऊपर जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है। आप पूरा पेपर भी पढ़ लें, डिस्कशन सेक्शन भी पढ़ लें, वहां पर भी इसी आर्ग्यूमेंट को इलेबोरेट किया जा रहा है। इसको हम खोलेंगे, इसको अनफोल्ड करेंगे इतने पार्ट को। वो कह रहे हैं डिस्पाइट मार्केड सेरिब्रल इस्कीमिया। अच्छा, इस्कीमिया का मतलब होता है कि जी लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिमाग के अंदर कह रहे हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के बावजूद वो कह रहे हैं कि नॉर्मल ईईजी एक्टिविटी, ये उसके कुछ पैटर्न्स हैं, वेव्स हैं, डेल्टा थीटा अल्फा कंसिस्टेंट विद कॉन्शियसनेस इमर्ज्ड as long as 35 to 60 minutes into CPR.
इस जुमले को समझने की कोशिश करें, क्या बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि गर्चे ऑक्सीजनेशन लेवल दिमाग में बहुत कम हो गया था, जिसको वो 43% कह रहे हैं। इसको भी हम समझेंगे ये क्या 43% का क्या मतलब होता है। सीपीआर के 36 से 60 मिनट के बाद के दरमियान, यानी इनटू सीपीआर अब उनका चल रहा है, उसके दौरान 35 से 60 मिनट के वक्फे के बाद जो ईईजी एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है, जो कि कंसिस्टेंट है आम कॉन्शियसनेस के साथ, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाती है आफ्टर सीपीआर वाज एडमिनिस्टर्ड, ऑल्दो डिस्पाइट मार्केट सेरिब्रल इस्कीमिया। यानी वो शायद ये कहना चाह रहे हैं, यानी उनका आर्ग्यूमेंट ये है, इसका स्ट्रक्चर देखें कि शायद उनको लगता है कि ये उनके लिए ये एक अचंभे की बात है, उनके लिए ये एक न्यू फाइंडिंग है, सरप्राइजिंग बात है जिस अंदाज में वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और इट कैन बी कंसिस्टेंट विद द लिटरेचर एज वेल। लेकिन हम इसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि शायद उनको लगता है कि 43% से नीचे या 43% तक की ये ऑक्सीजनेशन लेवल शायद कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। So despite being at that point of return, there was an EEG restoration. ये है इस जुमले की कंस्ट्रक्शन, और यही उनकी सारी स्टडी का बुनियादी तौर पर निचोड़ है। ठीक है जी। अच्छा, अब पहली बात इस बात को समझें कि ये जो आपकी ऑक्सीजनेशन लेवल है, ये मेजर कैसे होता है और ये मेजर क्या करता है। ठीक है जी। ये आपकी स्कैल्प के ऊपर, सरफेस के ऊपर आपकी प्रोब्स लगाई जाती हैं। ये टेक्निक है, मोमो आप तो मेरे से बेहतर जानती होंगी, जिसको नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, NIRS। हम्म, ठीक है जी। ये इसकी जो पेनिट्रेबिलिटी है, पेनिट्रेशन बनीथ द स्कैल्प, मैक्सिमम जो रेंज करती है वो 1.8 सेंटीमीटर तक, हद उसको राउंड अप कर ले 2 सेंटीमीटर तक, 20 मिलीमीटर तक, क्या कहते हैं, इसकी पेनिट्रेशन होती है। और ये क्या मेजर करता है, ये डिफरेंट वेवलेंथ्स पे इंसिडेंट जो है बीम फेंकता है, और जो ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उन दोनों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ है। उसकी बेसिस पर वो एक असेसमेंट लेकर आता है, और बेसिकली ये रेशो होती है ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एंड द सम ऑफ द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो उसकी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की है, जो ये मेजर कर रहा है थ्रू अ टेक्निक नोन एज नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, NIRS, जिसकी पेनिट्रेबिलिटी 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। कैश किस बेसिस पर बात मैं कर रहा हूं, दूसरा पेपर आप जरा खोलिए। अच्छा जी, मैं उसमें लाती हूँ। दूसरा जो पेपर है वो डिफरेंट किस्म की जो ये टेक्निक्स अवेलेबल हैं ऑक्सीजनेशन को मेजर करने की, उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ का डेटा है उसके अंदर, जो हम दूसरा पेपर अभी देखेंगे। आ, ठहरे, मुझे आई थॉट मैंने, अच्छा ये है इसका नाम। ओके, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। जो पॉइंट हम इलस्ट्रेट करना चाहते हैं इस दूसरे पेपर की रिव्यू के थ्रू, वो ये इलस्ट्रेट करना चाहते हैं कि ये जो आपको 43% जो मेजर आ रहा है, ये बड़ा शैलो मेजर है। ये देखिए, ये पेपर का टाइटल क्या है, ये है स्पेशल सेंसिटिविटी एंड पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ 3 सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन मॉनिटर्स। सो डिफरेंट वेंडर से डिफरेंट ऑक्सीजनेशन मॉनिटर, जो सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन, दिमाग की ऑक्सीजनेशन को मॉनिटर करते हैं, उनकी उन्होंने पेनिट्रेशन डेप्थ का डेटा जो है वो इधर प्रेजेंट किया है। इसके पेज नंबर 10 पर एक टेबल है, तो अगर आप डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे चली जाएं तो आपको एक टेबल नजर आएगा जी। ये जो टेबल है, देखिए, ये पेनिट्रेशन डेप्थ डिफरेंट जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेस पे जो सेरिब्रल ऑक्सीजनेशन मेजर करते हैं मॉनिटर्स, उनका ये डेटा है। अमंग अदर थिंग्स, अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो जिसका जो पहला कॉलम है, जो पहला कॉलम है उसमें तो डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं टेक्निक्स के, दूसरे कॉलम में वेवलेंथ्स है, तीसरा कॉलम हमारा कॉलम ऑफ इंटरेस्ट है जो हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें ये एंगल ब्रैकेट्स में y और मिलीमीटर्स लिखा हुआ है। ये मिलीमीटर्स में इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो बताई जा रही है।
ऑन एवरेज जो मीन पेनिट्रेशन डेप्थ है, इसमें से मैक्सिमम देखें 12 मिलीमीटर 12.5 मिलीमीटर का मतलब होता है 1.25 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। इसमें से मैक्सिमम पिक करें, क्या है मैक्सिमम, सेकंड लास्ट रो देखें 18.8, उससे ऊपर वाली देखें 18, 18 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर मैक्सिमम ये जाती है इसकी पेनिट्रेशन, ठीक है जैसे जी। 1.9 सेंटीमीटर्स और समथिंग, कोई ब्रेन के अंदर तो नहीं जा रही है, तो ऊपर ही है। दो सेंटीमीटर टॉप्स, मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 मिलीमीटर से नीचे नीचे रह रही है इसकी पेनिट्रेशन। अब आपको ये बात तो पता है, ये मैक्सिमम आपकी जो सुपरफिशियल कॉर्टेक्स की जो है उसके अंदर ये ऑक्सीजन यहाँ पर मेजर हो रही है। जो कॉन्शियसनेस के साथ आपकी जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के साथ तो सारे ब्रेन की चीजें जो है एसोसिएटेड होती हैं, खास तौर पे जो डीप ब्रेन है, डीप ब्रेन के अंदर आपका ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम जो है वो स्कैल्प से ऑन एवरेज, डिपेंडिंग ऑन के सर की और स्कल की शेप कैसी है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। गो लुक इट अप, बट यू कैन probably know anybody who has studied a little bit of like brain anatomy कि वो तकरीबन 600, यानी वो तकरीबन आपके 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक नीचे होता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक अंदर जा आपका ब्रेन स्टेम हो सकता है, ठीक है जी। तो इस बात को आप क्या कहते हैं याद रखें कि वो आपकी उसकी जो है पेनिट्रेशन इस टेक्निक की वो बड़ी शैलो है। सो ये जो 43% भी आ रहा है वो 43% बड़े शैलो रीजन से उन्होंने क्या कहते हैं मेजर किया है। उनके पास ये डेटा ही नहीं है कि जो डीप ब्रेन के जो एरियाज हैं जो कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के अंदर रोल प्ले करते हैं। ब्रेन स्टेम आपका बहरहाल आपका बॉडी का वो यदि सिस्टम का ब्रेन का एक किस्म का मेन पावर सप्लाई है, तो वो और जो डेथ की असेसमेंट के लिए ब्रेन स्टेम की जो एक्टिविटी की सेसेशन जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्लिनिकली हो या ना हो या मुश्किल हो मुख्तलिफ जगहों पर, बट साइंटिफिकली आपके पास अगर कोई फाइनल जो चीज है वो डीप ब्रेन और ब्रेन स्टेम की एक्टिविटी के लिए को मेजर करना है ना, वो ईईजी उसको मेजर कर सकता है। ईईजी भी सिर्फ कॉर्टेक्स तक शैलो उसकी पेनिट्रेशन है। ऑक्सीजनेशन लेवल जो है वो आपका इस तरीके से इस टेक्निक से नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं नापा जाता। तो जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो फंक्शनल इमेजिंग की टेक्निक्स होती हैं जिनमें आपकी एफडीजी पेट स्कैन है, एफडीजी पेट और एफएमआरआई वगैरह, वो तो इसमें थी ही नहीं। और जाहिर बात है कि गिवन दी सर्कमस्टेंसेस सीपीआर हो रहा है किसी का, उसके साथ उसकी इमेजिंग ये वाली करना वो मुश्किल काम है। हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो स्टडी डिजाइन है वो हाईली इनसफिशिएंट है। और ये बात के जी ये जो इस कंक्लूजन पर पहुंचना जैसे कोई ये बहुत अचंभे की बात है, ये इस वजह से कई मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं है। एक तो आपने ब्रेन स्टेम की ऑक्सीजन लेवल को मेजर ही नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके जो कॉर्टेक्स के एरियाज हैं इनका जो बेसलाइन मेटाबॉलिक डिमांड है या इनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड वो आमतौर पे ज्यादा होती है। और जो आपके डीप ब्रेन के एरियाज हैं, ब्रेन स्टेम के एरियाज हैं, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है। तो अगर ये उसका रिप्रेजेंटेटिव भी है डीप ब्रेन की ऑक्सीजनेशन लेवल का, तो फिर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो आपके बेसिक एरियाज हैं वहां पर आपको उतनी ऑक्सीजन डिमांड है ही नहीं है। इस बात को भी याद रखना है। अच्छा, अब क्या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो सस्टेन कर सकता है जब आपके ये कुछ कॉर्टिकल एरियाज ऑक्सीजन डिप्राइव होते हैं? इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो जन्म ही तब लेते हैं जब आपके हायर ब्रेन एरियाज की ऑक्सीजन लेवल और इस्कीमिया होता है। बहुत सारी हेलुसिनेशंस, बहुत सारी डिल्यूजन्स तो जन्म ही तब लेती है। यानी ये सवाल नहीं है कि क्या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ कॉर्टिकल एरियाज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। दरअसल वो जन्म ही तब लेते हैं। हमने कई दफा जिक्र किया हुआ है कि जब आपकी डिफरेंट एरियाज में एरिया स्विच करने लगते हैं ब्रेन के, स्विच ऑफ करने लगते हैं ब्रेन के,
तो नए एक्सपीरियंसेस इमर्ज करते हैं। हमने कई दफा इस बात का जिक्र किया है, उसपे कई हेलुसिनेशंस हैं, उसमें कई आपकी कंपल्शंस हैं, उसमें आप हमने फ्रंटो टेम्पोरल एफटीडी जिसे कहते हैं, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के जो केसेस हैं, उसमें अजीबो-गरीब किस्म की कंपल्शंस और ऑब्सेशंस जो कि पहले कभी नहीं थी, लेकिन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्विचिंग ऑफ, येट न्यूअर बिहेवियर्स आर इमर्जिंग। यानी दिमाग के कुछ इलाके बंद हो रहे हैं, लेकिन कुछ नए एक्सपीरियंसेस जन्म ले रहे हैं। इसका क्या बेस्ट आपके सामने अ, इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं आप कि जी वो तमाम तर वो जो दिमाग के अंदर स्टोरी टेलिंग और एक किस्म की जिस तरह आजकल तो आपके चैट जीपीटी जनरेटिव मॉडल स्पिट आउट किए चली जा रहे हैं स्टोरीज एंड लैंग्वेज कंटेंट, तो वो दिमाग के अंदर बेस लाइन लेवल पर भी हर वक्त हो रहा है और हायर ब्रेन जो के एरियाज जो है वो उनको हर वक्त स्विच ऑफ ब्रेक लगा के रखे हुए हैं। तो जब वो ब्रेकें हटती हैं तो नए किस्म के एक्सपीरियंसेस आपको लगता है नए कॉन्शियस एक्सपीरियंस जन्म लेने लगते हैं। ठीक है जी। इस ख्वाब एक उस तरीके की मिसाल है कि जब पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो स्विच ऑफ होने लगता है तो आपको ख्वाब उस वक्त आने लगते हैं। इन एनी केस पॉइंट ये है कि इस स्टडी के अंदर हमारी अदना कैपेसिटी में जो एक बेसिक इसके कंक्लूजन्स में फ्लॉ है वो ये है कि आपने जिस बेसिस पर आप ये समझ रहे हैं कि जैसे कोई ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था, वो एक शैलो प्रोबिंग ऑफ द ब्रेन के ऊपर बेस्ड है। यानी अप टू 2 सेंटीमीटर तक आपने ऑक्सीजन जो है वो मेजर की है। आपके पास डीप ब्रेन स्ट्रक्चर्स की और ब्रेन स्टेम की ऑक्सीजन लेवल है ही नहीं है। ये बात क्लियरली पेपर में लिखी जानी चाहिए थी अगर ये ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे। मुझे ये बात पेपर में थ्रू आउट नजर नहीं आई। पेपर और पब्लिक पेपर तो चले एक दफा हो गया, फिर आप उसका इराटा कैसे आप इराटम पब्लिश करते रहेंगे, लेकिन जब ये पब्लिक में आ चुकी है बात, आपके पास बार बार ये मौका है आप पब्लिक अपीयरेंसेस में, मगर आपकी गुफ्तगू में ये बात सैम पैरनिया के नहीं जाहिर हो रही। ठीक है। अच्छा, और इसमें कोई नई बात नहीं है। आप हम जैसे अपना जो साइंस के स्टूडेंट है उन पर ये डिमांड नहीं लगा सकते कि अच्छा अगर आप किसी बड़े साइंटिस्ट की इस रिसर्च स्टडी के अंदर कोई गलती नहीं पॉइंट कर रहे हैं या कोई डेफिशिएंसी पॉइंट कर रहे हैं तो आप अपना पेपर लिख दें, आप किसी क्या कहते हैं जर्नल में पब्लिश कर दें। उसकी वजह ये है कि ये तो आपके सामने ऑलरेडी पब्लिश चीज है कि इनकी पेनिट्रेशन इतनी है, वो तो हमने आपको दिखा दिया है, तो हमको नई खबर तो दे नहीं रहे होंगे। तो जब आपने को पेपर लिखना होता है तो कोई नई खबर देनी है ना दुनिया को। तो खैर पॉइंट ये है कि ये चीज तो वेल नोन है कि इसकी पेनिट्रेशन हद 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। इसकी डिस्कशन पेपर में भी होनी चाहिए, इसकी डिस्कशन उनकी गुफ्तगू में भी होनी चाहिए। क्यों नहीं है ये डिस्कशन? क्यों नहीं है ये डिस्कशन? ये हम्म आपके लिए इसके ताने-बाने हम उनकी नीयतों पर अभी भी शक नहीं करेंगे। मैं तो नीयतों की बात मैं तो कहता हूँ जो ऑन ग्राउंड है, हल्के से हल्के जर्नल में, मैं तो कहता हूँ कि जी इम्पैक्ट फैक्टर भी वो उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार हल्के से हल्के इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर में भी को भी जाके देखते हैं कि वो उनकी स्टडी में जो वो पब्लिश कर रहे हैं, उस स्टडी डिज़ाइन में कोई फ्लॉ है कि नहीं है। ठीक है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत हल्की सी कोई कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप पेपर होता है, वो बड़ी बेसिक लेवल की नई डायरेक्शन बता रहा होता है और एंड इन ईयर्स टू कम दैट बिकम्स ए वेरी वेल साइटेड पेपर, ऐसा हो जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि उनकी जो स्टडी डिजाइन है उसके अंदर ये फ्लॉ मौजूद है और उस फ्लॉ की एक्नॉलेजमेंट नहीं है। लिमिटेशन होना स्टडी की वो भी कोई बुरी बात नहीं है, as long as that limitation is acknowledged by the authors of the study। उसको लिमिटेशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये बात नहीं निकल रही। रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग ये है कि जो फंडिंग एजेंसीज है इनके पीछे, अगेन मैं नियतों पर अभी भी साइंटिस्ट की शक नहीं कर रहा, मगर रेड फ्लैग्स बहुत बड़े हैं। रेड फ्लैग्स बहुत बड़े हैं। नूर फाउंडेशन, टेम्पल्टन फाउंडेशन, टेम्पल्टन फाउंडेशन का नाम अब जहां देखें वहां आपका माथा ठनकना चाहिए क्योंकि उनका एक एजेंडा है उस फाउंडेशन का। नाउ आई एम आल्सो ओपन कि अगर एजेंडा स्पेसिफिक कोई फंडिंग एजेंसीज हैं जो एक सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कराना चाहती हैं, मेरी तरफ से ये भी लेजिट बात है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो सर्टेन काइंड्स ऑफ
एजेंडा को सपोर्ट कर रही हैं और टेक्निकली दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. टेक्निकली इट विल कम अंडर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. हैविंग सेड दैट, उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद भी साइंटिफिक मेरिट के ऊपर हम डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको, बल्कि डीमेरिट्स को एक्सपोज कर रहे हैं. तो ये मसला है कि वो जिस बेसिस पर आर्ग्यूमेंट अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो बेसिस एक शैलो प्रोबिंग ऑफ द ब्रेन पे उसकी बुनियाद है. तो ये मामला है. तो मेरे ख्याल से इस स्टडी को ज्यादा सीरियसली लिया जा नहीं सकता. मेरी बात जाहिर बात है वजन नहीं रखती, हम एक मामूली से स्टूडेंट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट हमने आपके सामने सर रख दिया. वजन मतलब कि आपने तो मतलब तिया पाचा करके रख दिया उनका. क्या हाँ करें? जी. इससे बेटर और क्या हो सकता है. हाँ जी. एंड एब्सोल्युटली मतलब कि यू आर राइट ऑन, मतलब कि राइट ऑन द पॉइंट. और ब्रेन स्टेम का काफी रोल होता है वेकफुलनेस और स्लीपिंग में और अवेयरनेस में, राइट? ये नहीं कि खाली सब कॉर्टिकल एक्टिविटी से हो रहा है. तो ये उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है कि ब्रेन स्टेम में क्या हो रहा है, डीपर ब्रेन में क्या हो रहा है. जी जी. और प्लस ये कि 2 सेंटीमीटर से नीचे की एक्टिविटी आपके पास. अच्छा, दूसरी बात मसला ये है कि जो लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी जो असेस की जा रही है, जिसकी रिटर्न को समझा जा रहा है कि रिटर्न फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो रहा है, वो ईईजी एक्टिविटी भी तो क्या कहते हैं शैलो है ना. ईईजी की भी पेनिट्रेशन तकरीबन इतनी है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है. तो आपको ये पता ही नहीं है कि उस वक्त उनकी ब्रेन एक्टिविटी टोटली, पहली बात यह है कि वो उसकी मुकम्मल सेसेशन नहीं हुई, क्योंकि आपके पास इस चीज की असेसमेंट है कि इवन शैलो रीजन्स में 43% तक की सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट सेसेशन नहीं हुई, क्योंकि आपके वो एरियाज जिनकी मेटाबॉलिक डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है, कॉर्टेक्स की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, उधर भी अभी 43% है. वो कम है, जाहिर बात है, लेकिन है. तो नीचे भी कहीं ना कहीं इतनी परसेंटेज, अगर हम इतनी भी मानने के है, अगर इतनी भी माने, उन एरियाज की डिमांड कम है ऑक्सीजन की, तो उनके हिसाब से अभी अच्छी खासी ऑक्सीजन हो सकती है. पॉइंट मैं सिर्फ ये इलस्ट्रेट कर रहा हूं. और प्लस ये कि ईजी एक्टिविटी नीचे ब्रेन स्टेम की मुकम्मल तौर पर नहीं गायब हुई होगी, तो लिहाजा आप ये कह ही नहीं सकते कि यानी असल में इस चीज को आपको समझना है कि जो डेथ की जो डेफिनेशन है वो हमेशा से मूविंग टारगेट रही है, जैसे जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई है. ये एक आपको बात की समझ नहीं, यानी किसी जमाने में नब्ज चेक किया करते थे, ठीक है जी, क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आपकी अब कुछ ब्रेन की एक्टिविटी तक बात आती है, फिर अल्टीमेटली जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको साइंटिफिकली गोल्ड स्टैंडर्ड अगर लेना है तो आपको ब्रेन स्टेम को जाके देखना है. वो तो उन्होंने देखा नहीं है. तो कार्डियक अरेस्ट के बाद ब्रेन की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती. अगर बिल्कुल बंद भी हो जाए तो कुछ मिनट तो वैसे ही होते हैं. वो भी मोमो ने भी बताया था कि बहुत सारी जगहों पर तो ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि सबसे पहले कोई ट्रीटमेंट, कोई इंटरवेंशन देने से पहले वो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जिस रेट पर आपकी उसके बाद एट्रोफी होनी है और डेथ ने इंस्यू करना है, वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी अगर आप टेम्परेचर उसका लो करेंगे तो आप अपना टाइम विंडो वो बढ़ा रहे हैं कि जिस दौरान अगर कोई इंटरवेंशन मिल जाए तो रिकवरी हो सकती है. बात रिकवरी की, वो एक रिकवर करना और वापस ले आना एक डिफरेंट बात है, और ये कि उस दौरान पेशेंट्स का कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रिपोर्ट कर देना, मैं मानता हूं ये एक क्वालिटेटिवली डिफरेंट बात है और डिफरेंट फाइंडिंग है. मगर क्या उस पर उतना अचंबा और सरप्राइज होना चाहिए है जितना अचंबा और सरप्राइज सैम पार्निया अपनी अपीयरेंसेस और पेपर में डिस्क्राइब कर रहे हैं? हम उस पर हिट कर रहे हैं कि जब आपके पास आपको पता ही नहीं है कि ब्रेन स्टेम की क्या एक्टिविटी है, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या ऑक्सीजनेशन लेवल है, आपकी डिवाइसेस की इतनी पेनिट्रेबिलिटी नहीं है. व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर सरप्राइज? काइंडली जस्टिफाई दैट सरप्राइज एंड काइंडली जस्टिफाई दैट दिस इज अ फाइंडिंग. इट कैन स्टिल बी अ फाइंडिंग कि इससे पहले लोगों ने इसी तरह की डिवाइसेस चूंकि लेकर कुछ डेटा पब्लिश किया होगा, तो पेपर तो पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि अमंग्स द लैंडस्केप ऑफ इन द लैंडस्केप ऑफ द लिटरेचर
इस तरह का एक्सपेरिमेंट किसी ने पहले ना किया हो, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन वो है कि नहीं जो आप कर रहे हैं, असल बात ये। तो वो तमाम लोग जिनको लगा कि उनका, जैसे वो हमजा अब्बासी है, कि उनको लगा कि उनका बिलीफ डेड हो गया था और वो वापस उस बिलीफ की सीपीआर हुई है इस तरह की स्टडीज के जरिए। हमारा कहना ये कि आप एथियस्ट पहले भी नहीं था, आपका सीपीआर, आपका बिलीफ डेड हुआ ही नहीं था। Absolutely. आपका बिलीफ डेड हुआ ही नहीं था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से उस बिलीफ की कुछ सीपीआर नहीं हुई। आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका बिलीफ डेड हो गया था, आपने सैम पार्नियर की स्टडीज पढ़ी, एंथनी फ्लू के बारे में क्यों किताब पढ़ ली और आपका बिलीफ रिवाइव हो गया। नहीं, आप अगर आप एथियस्ट नहीं थे। right, अगर आप वापस मतलब कि क्या कहते हैं उसको एथियस्ट हो गए हैं तो और एथियस्ट से वापस आप चले गए हैं तो आपके दिमाग के अंदर से कभी खुदा मरा ही नहीं था। जी जी, एक तो पहली बात ये कि वो, क्योंकि आपने वो अपने ब्रेन स्टेम के अंदर खुदा को नहीं प्रोब किया था। अब आपको, आई एम ऑन अ लाइटर नाउ, आई एम ऑन अ टोटली लाइटर नोट, ठीक है, लेकिन जरा गौर करें, नज में दे रहा हूं जान के इस तरह के लोगों को। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं और अगर वाकई सैम पार्नियर की ये स्टडी, इट टुक यू सैम पार्नियर स्टडी टू रिवाइव योर बिलीफ, यू शुड रिकंसिडर द रिवाइवल ऑफ योर बिलीफ, क्योंकि हमने उसको डिकंस्ट्रक्ट कर दिया। अगर आप वाकई ऑनेस्ट हैं तो यू शुड गो, यानी अपने डिसबिलीफ में वापस जाए फिर। और रूह मतलब अगर आपने समझ भी लिया कि जी वो कोई अपना इस तरह की कोई रूह आपके अंदर से बाहर प्रवास कर रही है, तो उससे ये क्या कहां से साबित हुआ कि खुदा है? और वो प्रूव नहीं हुई। ये जो सबसे बड़ी बात है इधर सब्सटेंसर ने कही है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं था। ये वापस तो आ गए और ब्रेन की अच्छी भली एक्टिविटी थी और फिर उन्होंने उसको रिवाइव कर दिया। और ना ही हमजा अब्बासी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के एथियस्ट थे, वापस एकदम आ गए। जरा से उनको एक्सक्यूज की जरूरत थी। देखें, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो स्टडी है ये मटीरियलिस्टिक पोजीशन को रीइंफोर्स करती है। ये बताती है कि जिनको सीपीआर दिया जाएगा, एक मटीरियल प्रोसेस, उनके केस में कार्डियक अरेस्ट से वापसी हो सकती है। उनमें भी 10% है, 9.3% है, माना, लेकिन ये मटीरियल व्यू पॉइंट को और वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स करती है स्टडी, और रूह की कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। और ये कि वो कंफ्यूज स्टेट में बता सकते हैं, कुछ कॉन्शियस रिपोर्टिंग, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कर सकते हैं कंफ्यूज लेवल पर, और विजुअल इमेज जीरो, नो वन वाज एबल टू रिकॉग्नाइज द विजुअल इमेज। द फैक्ट कि ये आपका डेटा ये बता रहा है कि जीरो, और आपका ये बता रहा है कि जी इन बिटवीन कुछ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इसी चीज को रीइंफोर्स कर रहा है कि वो जो सेल्फ और कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो एक्सट्रीमली मटीरियल है, क्योंकि जब आपके डिफरेंट लेवल्स पर ऑक्सीजन कम हुआ, ब्रेन की एक्टिविटी कम हुई, आपका वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की क्वालिटी भी चेंज हो गई और आपकी सेंसरी परसेप्शन भी डिफिशिएंट होगी, यहां तक डिफिशिएंट होगी कि नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज एबल टू डिटेक्ट द विजुअल इमेज। यानी ये तो रीइंफोर्स कर रही है उसकी सेल्फ और कॉन्शियसनेस की मटीरियल बेसिस को। बिल्कुल। It's as simple as that. So it should basically reinforce your disbelief. It should reinforce your materialistic atheistic position rather than reviving your belief. ये मामला। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने लैंग्वेज भी, जो ये सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं इस किस्म के सुपरस्टिशियस किस्म के या स्पिरिचुअलिस्ट किस्म के प्रोग्राम्स में जाके यूट्यूब पे बना रहे हैं और उसको सोल कह रहे हैं। सिलेक्टिवली ही इज कॉलिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस सोल, हालांकि सोल की कुछ और मीनिंग है रिलीजन में। देखिए मोमो, इनएडवर्टेंटली ना चाहते हुए गर्चे नियत में खराबी हो सकती है, और नियतों के ऊपर तो हम बात नहीं करते, नियतों में खलल हो सकता है। टेम्पल्टन फाउंडेशन हो सकता है फंड कर रही है, नूर फाउंडेशन जो है फंड कर रही है। Having said that, I still think Sam Parnia has done a service to the atheistic position because उनके थ्रू, इस स्टडी के थ्रू भी मटीरियल बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस रीइंफोर्स हो रही है इसके थ्रू। यानी
नीयत तो क्या कहते हैं, आप गलत घर से लेकर निकले थे, ठीक है? उमर घर से तो निकला था किसी को मारने के लिए, लेकिन रास्ते में कुछ और नतीजा निकला था, ठीक है? ये हुआ है। घर से तो निकले थे कि आपने बिलीफ को रीअसर्ट करना है, सोल के मावराए यानी मादा और मावराए फितरत, उसका क्या कहते हैं जो बेसिस है, उसको रीइंफोर्स करना है। कर बैठे ये हैं कि जी ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं मटीरियल कॉन्फाइंस के दरमियान है, कॉन्शियसनेस और जिसको सोल कहते हैं, और कर बैठे हैं आप मुल्लिदाना वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स, एथियस्टिक और मटेरियल को रीइंफोर्स। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जारी रहे। यानी आपकी जो नेचर आपकी रिसर्च में और बरकत डाले।